हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, जिसे ओम्बुड्समैन भी बोला जाता है। ओम्बुड्समैन का तात्पर्य होता है ऐसी संस्था जो कि कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है। यानी नागरिकों की रक्षा करने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसे लोकपाल या लोकायुक्त या फिर ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सोलिसिटर। सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सोलिसिटर को ओम्बुड्समैन बोला जाता है। सबसे पहले स्वीडन ने इसे वर्ष 1809 में अपनाया था। ओम्बुड्समैन नामक जो संस्था है वो सबसे पहले स्वीडन में अपनाई गई थी 1809 में। ओम्बुड्समैन स्वीडिश शब्द ओम्बुड्स से बना है। ओम्बुड्समैन जो है ये ओम्बुड्स जो कि एक स्वीडिश शब्द है उससे निकला है। ओम्बुड्समैन नाम यही संस्था भारत में लोकपाल या फिर लोकायुक्त कहलाती है। स्वीडन में इसको ओम्बुड्समैन बोला जाता है और भारत में इसी संस्था को लोकपाल या फिर लोकायुक्त के नाम से बोला जाता है। ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार ओम्बुड्समैन नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोज करने के लिए विधान पालिका का आयुक्त होता है। यानी ये जो ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है, ये विधान पालिका का एक आयुक्त होता है जो कि ब्यूरोक्रेसी जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाती है तो उस दुरुपयोग से नागरिकों की शिकायतें जो उनके सामने आती हैं उनकी खोज करती है, जांच करती है, छानबीन करती है, वो ओम्बुड्समैन बोली जाती है ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार। अब तक लगभग 12 देशों में इसे अंगीकृत किया जा चुका है। 12 देशों में ओम्बुड्समैन नामक की जो संस्था है इसको बनाया जा चुका है। यद्यपि भारत में 20 दिसंबर 2014 तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। 2014 तक ओम्बुड्समैन नाम की संस्था भारत में नहीं आई थी, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में विंटर सेशन में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 4(1)(c) में 2013 में अधिनियम आया था लोकपाल और लोकायुक्त, इसकी धारा 4(1)(c) में संशोधन किया गया और लोकपाल की नियुक्ति का रास्ता यहाँ से साफ हो गया। यानी भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बाद लोकपाल नामक संस्था का निर्माण किया गया। वास्तव में ओम्बुड्समैन एक निष्पक्ष और कार्यकुशल संस्था मानी जाती है। निष्पक्ष होकर काम करती है और एक कार्यकुशल संस्था इसको माना जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी मुद्दे की जांच करके सरकार को कार्यवाही करने का परामर्श देती है। इसका मेन मोटिव यही होता है किसी भी मुद्दे की जांच करना, खोज करना, छानबीन करना और फिर सरकार को परामर्श देना। लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारतीय लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार एक बहुचर्चित विषय बन गया है। इंडिया में भ्रष्टाचार नाम बहुत बढ़ गया है। तो स्वतंत्रता से पहले स्वाधीनता संग्राम के दिनों में राजनीति एक मिशन के रूप में थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसे कमीशन का रूप ले लिया। यानी पहले आज़ादी से पहले राजनीति को एक मिशन माना जाता था और आज़ादी के बाद ये मिशन कमीशन में बदल गया, यानी भ्रष्टाचार इसमें एंटर कर गया। भारत में भ्रष्टाचार एक शारीरिक रोग ना होते हुए भी एक सामाजिक और मानसिक बीमारी की तरह रच बस गया है। सभी लोगों के मन में, समाज में भ्रष्टाचार रच बस गया है, फैल गया है। इसलिए भारत में विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका रूपी शासन के आधार स्तंभों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की आवश्यकता अनुभव की गई। यानी सरकार के जो ये अंग हैं ये भ्रष्टाचार से दूर रहें, भ्रष्टाचार से मुक्त रहें, इसके लिए ओम्बुड्समैन नामक संस्था बनाई गई है जो कि जन सचेतक हैं, प्रभावी प्रहरी के रूप में सशक्त, निष्पक्ष और सार्थक भूमिका निभा सके। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए प्रयास कब कब किए गए और क्या क्या किए गए? सबसे पहला प्रयास हुआ था लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 1968। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारत में ओम्बुड्समैन संस्था की नियुक्ति के लिए पहला ठोस कदम उठाया गया 9 मई 1968 को। लोकसभा में लोकपाल विधेयक की पुनः स्थापना के साथ ये कदम उठाया गया। यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था और उसे बाद में लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद ये प्रस्ताव राज्यसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसी बीच संसद भंग हो गई और इस वजह से इस पर कोई विचार नहीं किया जा सका। यानी भारत में पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त की मांग 1968 में उठाई गई थी। लोकसभा ने तो इसे पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा में जाने से पहले ही लोकसभा यानी संसद हमारी भंग हो गई थी, इसलिए इस पर कोई विचार आगे नहीं किया जा सका।
दूसरा फिर लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1971 में आया। दूसरा प्रयास 1971 में किया गया। इसी तरह का एक नया विधेयक लोकसभा में 11 अगस्त 1971 को पुनः स्थापित किया गया। यह विधेयक भी 5वीं लोकसभा का विघटन होने से समाप्त हो गया। एक बार फिर से लोकसभा विघटित हो गई और ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ। तीसरा प्रयास लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 1977 में पेश किया गया। नई सरकार जो कि मार्च 1977 में सत्ता में आई, लोकसभा में 28 जुलाई 1977 को लोकसभा विधेयक दोबारा से स्थापित किया गया। इस विधेयक में उच्च राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए लोकपाल की संस्था को एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। 1977 के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया, यानी लोकसभा की संयुक्त समिति ने भी और राज्यसभा की संयुक्त समिति ने भी इस पर विचार किया। विधेयक में कतिपय संशोधनों के साथ कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए। उसके साथ संयुक्त समिति का एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन 20 जनवरी 1978 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई। तथापि संसद द्वारा विधेयक पर विचार करने से पहले ही 6ठी लोकसभा का भी विघटन हो गया और विधेयक यहाँ पर समाप्त हो गया। 7वीं लोकसभा द्वारा इस विषय से संबंधित विधेयक पर कोई विचार नहीं किया गया। यानी अभी तक 3 बार ये बिल संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन हर बार लोकसभा का विघटन हो जाने से इस बिल को पास नहीं किया जा सका। उसके बाद चौथा प्रयास हुआ लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 1985 में। 26 जनवरी 1985 को राजीव गांधी के शासनकाल में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1985 में संसद में दोबारा स्थापित किया गया और फिर 30 अगस्त 1985 को संसद ने इसे पुनः विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया। दोबारा से विचार करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा। लोकपाल विधेयक 1985 के स्थान पर एक नया विधेयक लाने की मंशा से 1988 में इसे वापस ले लिया गया। यानी यहाँ पर भी इस बिल पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद आया लोकपाल विधेयक 1989। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने नई लोकसभा के प्रथम सत्र में लोकपाल की नियुक्ति करने के उद्देश्य से एक विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकपाल विधेयक 1989 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद इस विधेयक का भी पतन हो गया, यानी सरकार खत्म होने के बाद ये विधेयक भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद लोकपाल विधेयक 1996 में प्रस्तुत हुआ। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार आई। इसने 13 सितंबर 1996 को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक 1996 प्रस्तुत किया। यह विधेयक पूर्व के विधेयकों की तुलना में अधिक व्यापक था और तर्कसंगत था। उसके बाद लोकपाल विधेयक 1998 आया। 3 अगस्त 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुचर्चित लोकपाल विधेयक 1998 लोकसभा में प्रस्तुत किया, किंतु लोकसभा के निर्धारित समय से पहले 26 अप्रैल 1999 को भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी पारित नहीं हो सका। यहाँ भी लोकसभा भंग हो गई और यह विधेयक भी उसके साथ ही समाप्त हो गया। उसके बाद लोकपाल विधेयक 2001 में प्रस्तुत हुआ। 25 अक्टूबर 1999 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक लोकपाल विधेयक की चर्चा की, जिसे कि 14 अगस्त 2001 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे लोकपाल विधेयक 2001 के नाम से जाना जाता है, जो लोकपाल की स्थापना के लिए प्रस्तुत विधेयकों की श्रृंखला में 8वां और वाजपेयी सरकार द्वारा प्रस्तुत दूसरा विधेयक था। 2001 में 8वां प्रयास लोकपाल विधेयक को पास करवाने के लिए किया गया। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया। यहाँ पर लोकपाल व लोकायुक्त ये जो विधेयक है इसको पास कर दिया गया था। 8 अगस्त 2011 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 11वां और अंतिम लोकपाल विधेयक 2011 प्रस्तुत किया। यह विधेयक अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए जन आंदोलन का परिणाम था। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली में लगातार 13 दिन का अनशन करके सत्ता पक्ष को लोकपाल विधेयक पारित करने को मजबूर कर दिया। लोकसभा ने 27 दिसंबर 2011 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित कर दिया गया, किंतु अपेक्षित बहुमत के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका। लोकपाल कानून पारित करने के लिए अन्ना हजारे ने दोबारा से अनशन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप दबाव में आई यूपीए की सरकार ने 17 दिसंबर 2013 को उपयुक्त विधेयक राज्यसभा में पारित करा दिया गया और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में भी मात्र 30 मिनट में ही इसको पारित कर दिया गया। अंत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इसे स्वीकृति देते हुए
अधिनियमित कर दिया गया, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ने इस बिल को स्वीकार कर लिया। यह लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के नाम से जाना जाता है। 1968 में इस विधेयक को पास करवाने की शुरुआत 2013 में खत्म हुई। 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक को पास कर दिया गया। जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, वैसे ही राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था होती है। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अनुरूप और शासन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से निपटने के लिए राज्यों में लोकायुक्त नामक संगठन की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। इन्होंने अपने राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की। आज भारत के सभी 28 राज्यों में लोकायुक्त गठित किए जा चुके हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर इनमें लोकपाल युक्त या लोकायुक्त संस्था का गठन नहीं किया गया। राज्यों की लोकायुक्त अधिनियम का एक रोचक पहलू यह है कि इन्होंने अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए हैं। हर एक राज्य ने अलग अलग एक्ट्स बनाए हैं और उनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के अधिकारों में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के विरुद्ध आरोपी की जांच का उपबंध किया है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की भी जांच होती है और उसके साथ साथ अन्य मंत्रियों के आरोपों की भी जांच होती है। वहीं कुछ अन्य राज्य हैं जो मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियमों में मुख्यमंत्री को जांच के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, यानी वहां के सीएम पर लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। जबकि हिमाचल प्रदेश, केरला, ओडिशा में लोकायुक्त को अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध भी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। वैसे तो लोकायुक्त के पद के संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन उनमें लगभग कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं। जैसे लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्षी दल के नेता के परामर्श से की जाती है। यानी लोकायुक्त जो है उसकी नियुक्ति एक तो राज्यपाल करेगा, राज्यपाल के साथ साथ वहाँ का मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और साथ ही साथ वहाँ अपोजिशन पार्टी के नेता, इनके परामर्श से लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। लोकायुक्त का वेतन, भत्ता, सेवा की अन्य सभी शर्तें लगभग वही होती हैं जो राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। राज्यों में लोकायुक्त के लिए अलग अलग सचिवालय और प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। ये अपने निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और इन पर किसी तरह का आंतरिक या बाहरी नियंत्रण या दबाव नहीं रहता। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रति वर्ष लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्यों के संबंध में एक रिपोर्ट देता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त अपने रिपोर्ट इकट्ठी करके, जांच करके रिपोर्ट बना के राज्यपाल को दे देता है और राज्यपाल फिर उसे विधानमंडल के सामने प्रस्तुत कराता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्तों की इक्वल होती हैं, समान होती हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था की बेशक विशेषताएं रही हो, लेकिन यह संस्था भी आलोचना से नहीं बच सकी। इसकी पहली आलोचना है न्यायपालिका की उपेक्षा। आलोचकों के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था होने से भारतीय न्यायपालिका के सम्मान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से न्यायपालिका की उपेक्षा होगी, क्योंकि जांच करने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन यहाँ ओम्बुड्समैन लोकपाल या लोकायुक्त करेगा तो इससे न्यायपालिका की उपेक्षा होगी। दूसरा, संविधान से मेल नहीं खाता। यह संस्था जो है वो भारतीय संविधान की मान्यताओं से मेल नहीं खाती। तीसरा, इससे तनाव की संभावना बढ़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायिक पद होता है। लोकपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा की शर्तें आदि सारी चीज़ें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समान हैं, तो दोनों को इक्वल रखना सही नहीं है। इससे दोनों के बीच में तनाव की संभावना बढ़ सकती है। केवल छोटे देशों में ही सफल है। ऐसा कहा जाता है कि लोकपाल की संस्था केवल छोटे या फिर कम आबादी वाले देशों में, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो, वही सफल है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में नागरिकों को शिकायतों के अवसर असंख्यक हैं और यहाँ ये संस्था सफल नहीं हो पाती। स्वाभाविक है कि भारतीय लोकपाल के पास शिकायतों, आरोपों की भरमार होगी, जिनमें से अधिकांश शिकायतें निरर्थक होगी। आधी से ज़्यादा शिकायतें तो बेकार की होंगी। वह न तो शिकायतों की छानबीन समय पर कर सकेगा और न ही संतोषजनक सुनवाई करने में सफल हो सकेगा। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, लोग शिकायतें इतनी देंगे, किन किन शिकायतों को वो सुनेंगे, उनमें से आधी शिकायतों तो बेकार की ही होंगी। अब इन शिकायतों को खोज करने पर टाइम भी उन्हें ज़्यादा लगेगा और फिर वो उनकी सुनवाई भी संतोषजनक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इन आलोचनाओं के बावजूद भी लोक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर कार्य कर सकते, क्योंकि इससे उसे किसी का भय नहीं होता। ऐसी अपेक्षा है कि लोकपाल और लोकायुक्त प्रशासन में
सुधारात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। यदि अपने काम अच्छे से करें तो प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन में हम यही कह सकते हैं, भ्रष्टाचार निवारण की सर्वोच्च संस्था को पूर्णतः स्वशासित और स्वतंत्र बनाया जाए और इसके अधीन शासन के सभी अंगों को रखा जाए। हमें नई पहल को सतर्कता से स्वीकार करना चाहिए। लोकपाल हर स्तर पर लागू हो, इन्हें शक्ति संपन्न अधिकारयुक्त बनाया जाए, तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सरकारी संस्थाओं का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तय करने का उद्देश्य हमारा पूरा हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने लोकपाल, लोकायुक्त या ओम्बुड्समैन के बारे में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।